दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मिट्टी की सेहत और मानव स्वास्थ्य के संबंध में। जहाँ तक मानव स्वास्थ्य की बात है, इंसान का जो स्वास्थ्य है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा ज़मीन में हम अन्न उपजाएंगे वैसा ही हमारे शरीर में वो जो पहुँचता है। तो किस तरह से जो है ज़मीन के जो उत्पाद है वो मानव शरीर को प्रभावित करते हैं और इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये तमाम बातें आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर अमित त्रिपाठी, जो कि कृषि विशेषज्ञ तो है ही, साथ ही साथ वो भारत सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन के प्रवक्ता भी है और उनका कृषि के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव है। आज हम उनके अनुभव का लाभ लेने जा रहे हैं। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी साहब, यदि हम बात शुरू करें तो जो वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है यहीं से शुरू करते हैं। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना के दौरान मनुष्य ने यदि स्वास्थ्य पे विजय प्राप्त की है इंसान ने, तो वो जो है अच्छे खान पान यानी कि शरीर की प्रतिरोधी क्षमता उसने बढ़ाई है और उसने कोविड पर विजय प्राप्ति की है। तो आप बताएं कि जो मिट्टी की सेहत है उसका किस तरह से मनुष्य के स्वास्थ्य पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और सभी दर्शक बंधुओं को हमारा सादर नमस्कार। जो सवाल सोनी साहब ने पूछा है इतना प्रायोगिक विषय है कि आज हम ये बात करते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता होती है, लेकिन वो प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता को नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, पोषण कहाँ से मिलता है, सवाल इस विषय का है और ये एक चिंता का विषय है। उनका जो पोषण है, वैज्ञानिक तथ्य ये कहते हैं कि 95% यानी 95% पोषण धरती माता से आता है और धरती माता का सेहत, इसीलिए आज का जो विषय भी सोनी साहब ने रखा है कि हमारा मानव का स्वास्थ्य और हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य क्या तारतम्य है। धरती माता की सेहत आज पूरी तरह से तितर बितर हो चुकी है। जमीन के अंदर एक जीवन है और वहां पर लाखों अरबों की संख्या में सूक्ष्म जीवाणु जो लाभदायी हैं, दिन रात हमारे और आपके लिए काम करते हैं। उनकी स्टेटस आज ये है कि वो बिना आवाज़ और बिना आंसू के रो रहे हैं। उनका नरिशमेंट नहीं है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, भौतिक दशाएं प्रतिकूल हो चुकी हैं। इन सब चीज़ों को व्यवस्थित अगर हम करते हैं और वो व्यवस्थित करके न केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, न केवल सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, लेकिन भगवान कृष्ण के उस उद्बोधन के साथ अगर मैं कनेक्ट करके यहाँ बात बताऊं कि हमारी इस धरती माता के एक एक कण का महत्व मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है, आपको ताजुब होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब वो मिट्टी के एक कण खाए थे और माँ ने उनकी कहा कि आप मुंह खोलो, और मुंह नहीं खोल रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि मैं भगवान हूं और मेरी माँ को नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं। और जब माँ ने कहा और भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा करके मुंह खोला, मिट्टी के एक कण में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। मिट्टी के एक कण में केमिस्ट्री की पूरी पीरियोडिक टेबल है, कंप्लीट न्यूट्रिशन की पूरी सीरीज है। वो सीरीज आज विलुप्त होती जा रही सर। उसको ओवर डोजेज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर हो या ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सॉइल प्रॉस्पेरिटी और प्रोडक्टिविटी हो, या हम अलग अलग चीज़ों के माध्यम से जमीन की सेहत को पूरा आज खराब कर चुके हैं। जब जमीन की सेहत खराब है, जहां से 95% न्यूट्रिशन मनुष्य को मिल रहा जो मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये तारतम्य अगर टूटा, आज के विषय पे उस बात पे हम प्रकाश डालने के लिए यहाँ आए हैं कि हमारे सभी दर्शक बंधुओं को हम ये बात बता सकें और उनको इस बात से आगाह करा सकें कि अब हमको सोच करके इस पे विषय पे विचार करना है और कार्य करना है। ये बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी साहब ने बताया कि 95% जो है न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक तत्व है वो हम ज़मीन से लेते हैं और मनुष्य जहाँ भोजन ज़मीन से ग्रहण करता है, पेड़ पौधों से ग्रहण करता है और तमाम चीज़ों से ग्रहण करता है, तो वो कहीं ना कहीं एक पारिस्थितिकी जो तंत्र है उससे जुड़ा है। डॉक्टर साहब, जब हम पोषण को ज़मीन से लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन से पोषण शरीर में आएगा, लेकिन जब हमारी ज़मीन की जो स्थिति है वही तितर बितर होगी, ज़मीन की सेहत ही खराब होगी, तो फिर हमें कैसे सही पोषण मिलेगा। बहुत सारगर्भित सवाल है सोनी साहब आपका। मेरा उत्तर ये है कि जमीन की स्थिति बिगड़ी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोई भी उद्बोधन आप सुनिए, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हर उद्बोधन में ये बात वो कहते हैं कि हमारी धरती माता बिना आवाज और बिना आंसू के रो रही है। इसको ठीक करने के लिए वैज्ञानिकों ने समाधान निकाले हैं। अब अगर हम बात करें समाधान पे, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा
कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, सल्फर, मैग्नीज, अदर पूरे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का इनके मिक्सचर के समाधान कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज के रूप में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने डेवलप करके दे दिया वैज्ञानिकों ने। इतने में ये बात खत्म नहीं होती, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जैसा मनुष्य का जीवन है कि मनुष्य को एंजाइम, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीजें चलती हैं तब जाकर के पूरी फिजियोलॉजी, पूरा मेटाबॉलिज्म, चयापचयी क्रियाएं बराबर काम करती हैं जी। सेम पौधों में होता है। पौधों के अंदर में विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, ये सारी चीजें प्रॉपर मिले, इसका भी समाधान कई ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत अच्छे समाधान उत्पादों के माध्यम से दे दिया है। इतने बाद फिर जमीन के अंदर में लाइव बैक्टीरियाज डालने का भी प्रयास किया जा रहा, जो माइक्रोबियल्स हैं, और वो माइक्रोबियल लाभदायी सूक्ष्म जीवाणु के रूप में हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद भी बात नहीं रुकती सर, यहां पर यह होता है कि अगर एक जगह पे पोषक तत्व है, यहां पर जड़ है, तो ये पहुंच नहीं पाती, इनको जोड़ने के लिए भी माइकोराइजा जैसी चीजें जो कनेक्ट करती हैं जी। फिर वो जो जमीन के अंदर के लाभदायी सूक्ष्म जीवाणु जो करोड़ों और अरबों की संख्या में दिन रात हमारे और आपके लिए काम करते हैं, उनका भोजन होता है कार्बन। तो वो कार्बन के लिए भी पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज ऑर्गेनाइजेशंस ने बना करके दिया है। जैसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अल्ट्रामैक्स बनाया, फाउंडेशन बनाया, बिगर राजा बनाया, बैक्टो गैंग बनाया और कार्बन स्टोन बनाया। इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई है कि किसान को कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जमीन का अपने मृदा परीक्षण कराएं और इन चीजों को उसके अंदर इस्तेमाल करें। अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो जमीन के अंदर की नरिशमेंट प्रॉपर होगा, और जमीन के अंदर धरती माता का नरिशमेंट प्रॉपर है तो धरती माता अपने गोद में अपनी फूलती फलती आवरण यानी उनकी फसल, और फसल के माध्यम से हम सब तक अपना पूरा पोषण देने का भरपूर उदारता के साथ काम करती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर त्रिपाठी साहब बता रहे हैं कि यदि हम इस तरह से धरती की सेहत को सुधार लें तो जाहिर सी बात है कि हमारी सेहत भी सुधरेगी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां हमारा जो पारंपरिक खेती का अनुभव है वो आज भी जो है उसी तरह महत्वपूर्ण है जिस तरह की पहले था, भले ही आज हमने वैज्ञानिक तौर पर कितनी भी तरक्की कर ली हो। त्रिपाठी साहब, आपने जैसा कि अभी बताया कि वैज्ञानिकों ने वो तमाम चीज़ें ईजाद कर ली है जिनकी आज खेती किसानी में हमें ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन फिर भी जो एक हमारा पारंपरिक अनुभव है प्राकृतिक खेती का, वो आज भी जो है उसकी ज़रूरत हो रही है। तो जब हम वापस प्राकृतिक खेती पे लौट रहे हैं तो फिर हमें किस तरह से जो है ये जो नवीन टेक्नोलॉजी है, नई तकनीकियाँ हैं, इनका सामंजस्य करना पड़ेगा? बहुत इंटेलिजेंट सवाल है सोनी साहब का, और आपके इस सवाल के माध्यम से भी दर्शक बंधुओं के मन के इस विषय को मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि सबके मन में ये सवाल आता है कि अगर हम आज प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, नैसर्गिक खेती की बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि एक तरफ इतना केमिकल का ओवरडोजिंग हो चुका है, इतना लोडिंग हो चुका है केमिकल का धरती के ऊपर, पौधों के ऊपर, फल के ऊपर, और वापस हम बैक टू नेचर जाना चाह रहे हैं, तो क्या चैलेंजेज होंगे और कैसे दूर करेंगे? मैं आपको इसके बारे में बड़ी सहज बात बताता हूं सर, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन, भारत सरकार और प्रदेश सरकार, कई वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसी चीजें निकाली जिन्होंने कहा आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईएनएम, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समन्वित पोषण प्रबंधन, ये चीजों को लेकर के अगर हम चलते हैं तो हमें यह ध्यान देना है कि एक साथ हम केमिकल लोड को जीरो नहीं कर सकते, लेकिन हम धीरे धीरे करके केमिकल के परसेंटेज को कम करते जाएंगे और जैविक उत्पादों का उपयोग ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जैविक ने पूरी टेक ओवर कर लेगा और हमारे उत्पादन में जीरो असर आएगा। इस बात को लेकर के ही ये चिंता का विषय था, इसलिए भारत सरकार ने कुछ समय पहले एक नियम निकाला कि भाई हर केमिकल फर्टिलाइजर बेचने वाले व्यापारी को जैविक उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर बेचना कंपलसरी कर दिया, और उसके बदौलत आज लोगों की जमीन की सेहत बदल रही। सर, मैं रोकना चाहूँगा आपको, जो नीम कोटेड यूरिया है वो भी शायद इसी का परिणाम है। करेक्ट। नीम कोटेड यूरिया के दो कारण हैं सर जी। पहला कारण तो यह है कि नीम कोटेड यूरिया देने से नीम स्लो रिलीज होता है, नहीं तो नीम और यूरिया बहुत फास्ट रिलीज होता है, बहुत तेजी से गति करता है नाइट्रोजन, तो उसका रिलीज थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जितना स्लो रिलीज होगा उतना देर तक रूट जोन पे रहेगा और पौधे की जड़ें उसको कैप्चर कर पाएंगी। सेकंड, नीम खुद भी एक इस तरीके का है कि वो जो जमीन के अंदर पाए जाने वाले कीटाणु हैं उन कीटाणुओं के लिए एक विष मुक्त करने का प्रयास करता है। तो नीम के दोनों फायदे, बहुत बढ़िया बात आपने कही जी। तो जैसा कि दर्शकों आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डॉक्टर त्रिपाठी साहब अपना अनुभव बता रहे हैं, और चूंकि देखिए खेती किसानी में हर किसान का अपना अनुभव होता है, वो अपनी तरह से खेती किसानी करता है, लेकिन हम जहाँ वैज्ञानिक खेती की बात कर रहे हैं तो कुछ तकनीकियाँ हमें अपनानी पड़ती है। डॉक्टर साहब, आजकल किसान भाइयों के लिए जैसे कि पर्यावरण सुधार की हम बात करें
तो जहाँ पहले पराली जो है आज भी जो है जलाई जा रही है, दिल्ली और कई महानगरों में जो है पराली जो है एक तरह से जो है मानव जीवन के लिए खतरा बन रही है, क्योंकि उसमें आग लगाई जाती है, उससे धुआं निकलता है, तो स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जो आप जैसे कृषि वैज्ञानिक है, कृषि सलाहकार है, वो यही बताते हैं कि जब खेत में आग लगाई जाती है तो जितने भी पोषक तत्व हैं, जो हमारे मित्र कीट होते हैं, वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देंगे जो आज भी पराली या खेत के अवशेष जो है उनमें आग लगा रहे हैं? बहुत प्रायोगिक सवाल वापस। मेरा एक ही कहना है कि जो जमीन पे फसल कट करने के बाद का पराली वाला हिस्सा बचता है, उसके अंदर में सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और वो सेलुलोज इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको आप वापस डिकम्पोज कर दें उसी मिट्टी में, तो ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा बढ़ती है, और वो ऑर्गेनिक कंटेंट जमीन के अंदर पाए जाने वाले लाभदायी सूक्ष्म जीवाणुओं को भोजन होता है। ये कैसे किया जाए, ये सवाल उठता है। इसके लिए कई कंपनीज ने बहुत अच्छे डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया तैयार कर दिए हैं। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, ICAR ने भी तैयार कर दिया है, और कई कंपनी ने तैयार कर दिए। उनको हम कहते हैं डिकम्पोस्टिंग बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि अगर आपने पानी में घोल बना करके स्प्रे कर दिया, और स्प्रे करके एक बार प्लाऊ चला दिया, तो एक 15 से 25 दिन के अंदर में वो जो जमीन के ऊपर उठे हुए ठूंठ हैं, वो जमीन पे दब जाते हैं और वो सड़ जाते हैं। इस तरीके के बैक्टीरिया आज आ गए हैं जो डिकम्पोजिंग का काम करते हैं, और वो अगर किसान भाइयों ने करना चालू कर दिया तो मुझे पक्का यकीन है कि ना केवल वो जलने के कारण होने वाले नुकसान से बचा पाएंगे, अपितु वो जो ठूंठ है जिसको पराली कहते हैं, उसके अंदर का सेलुलोज जमीन के अंदर एक पोषक तत्व के रूप में आ करके और ऑर्गेनिक कंटेंट ऐड करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है एक तीर से दो शिकार जो है हो रहा है। सीधा सीधा आपका जो है जो समस्या है उसका निदान भी हो रहा है, और खेत में जो न्यूट्रिएंट्स की बात है, जो पराली जो है उसका जो है खाद के रूप में उपयोग भी किया जाता है। दर्शकों, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, अंतराल के बाद पुनः हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमारे साथ में हैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी, जो कि एक कृषि विशेषज्ञ है, और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं मिट्टी की सेहत और मानव स्वास्थ्य के संबंध पर। डॉक्टर साहब, पराली जलाने की हमने अभी बात की थी, और जो मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है उस पर भी काफ़ी कुछ बातें हुई। अब जो है हम सुधार पर आते हैं। यदि ये स्थिति बिगड़ती है तो इसको सुधारने के लिए हमें क्या क्या प्रयोग करने होंगे? कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल सर। एक तो बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़मीन का मृदा परीक्षण करवाएं लोग, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जी। सेकंड पार्ट ये है कि मृदा परीक्षण के बाद संतुलित जो उर्वरक की अनुशंसा है उस अनुशंसा का पालन करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि जमीन के अंदर सोयल माइक्रोब्स पाए जाने वाले लाभदायी सूक्ष्म जीवाणुओं को जीवित रखें। ये रखने के लिए बैक्टोगैंग जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। चौथी बात, अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो सूक्ष्म जीवाणु जो जमीन के अंदर के एक संपूर्ण वातावरण को स्वस्थ बनाते हैं, उनका भी तो भोजन चाहिए, और वो भोजन होता है कार्बन स्टोन। ये चीज़ों को लेकर के अगर जमीन के अंदर हम ठीक करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हर एक पौधे की एक रूट प्रोफाइल होती है, एक रूट जोन होता है जी। वो रूट जोन तक पूरी चीज़ें कवर होंगी। लेकिन फसल चक्र परिवर्तन लेना ना भूलें।
क्योंकि एक फसल सीरियल धान्य फसल है, उसकी जड़ों का क्षेत्र अगर इतना है तो दलहन फसलों को हो सकता है उसके नीचे तक जाता है, और दूसरी क्रॉप कौन नीचे तक जाता है, अलग अलग रूट जोन पे अलग अलग न्यूट्रिएंट का लेवल होता है। और किसान भाई गलती क्या करते हैं कि एक ही फसल को बार बार लेने से एक जोन का रूट जोन का न्यूट्रिशन तो पूरा निकल के चला जाता है, बाकी जगह न्यूट्रिशन बच जाता है। यहाँ से एक असंतुलन पैदा होता है, वह असंतुलन पैदा नहीं होना चाहिए। इसलिए फसल चक्र परिवर्तन लेना आवश्यक है और कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज को पूरी तरह से फॉलो करें, ना केवल जमीन पे, जमीन के ऊपर की भी बात मैं बताना चाहता हूं सर इसी पे। बिल्कुल कि बिल्कुल। पौधे की अलग अलग अवस्था, पौधा सीड की स्टेज में है, बीज की अवस्था में। आप सब जानते हैं कि भगवान ने, प्रकृति ने हर एक बीज के अंदर उसकी एक अधिकतम आनुवांशिक क्षमता छिपा करके दी है। वो पूरी आनुवांशिक क्षमता तब एक्सप्लोर होती, तब एक्सपोज होती है जब उसको 100% प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, और वो प्रॉपर नरिशमेंट कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज से ही मिलता है। फिर शुरुआती स्टेज में बीज के बाद जब पौधा थोड़ा बड़ा हो तो उस स्टेज में उसको नैनोमील स्टार्ट मिले, साथ में उसके साथ में विगर मिले, टैप्सिल मिले, थोड़ा और बड़ा हो तो नैनोमील, फ्लोरा मिले फ्लावरिंग स्टेज, जब फ्लावरिंग स्टेज आती है क्योंकि कंप्लीट माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रॉपर मिक्सर होता है। फिर वहां पर उसको नैनो विगर मिले फ्लावर पूरे निकालने के लिए, फ्लावर रुके, फ्लावर गिरे नहीं, फल में कन्वर्ट हों, इसलिए वहां पर बैलेंस नैनो चाहिए। उसके ऊपर और जाते हैं तो नैनोमील बेरी होता है, वहां पर फ्रूट साइज इन्हेंसर होता है। तो ये चीज़ों से फल खूब आए, फल झड़े नहीं, फल की साइज उसकी ऑप्टिमम लेवल तक जाए, और फल तोड़ने के बाद 2-4 दिन और खराब ना हो, इसलिए कैल्शियम की लेयर प्रॉपर हो, इसलिए कैब इस्तेमाल करें। ये चीज़ें अगर कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर अलग अलग अवस्थाओं में किसानों ने उपयोग किया, मेरा पूरा यकीन मानिए कि आपकी जमीन की सेहत, पौधे की सेहत और उसके साथ आपकी सेहत जो एक बड़ा तारतम्य बना चला आ रहा है, आप बहुत आनंद आएगा, और आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो सबसे बड़ा एक और समस्या है वो भी कम होगा। बिल्कुल सही बात है। और जितने भी हम तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं या उनका उपयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती है। लेकिन केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं है, उसकी जो गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो थोड़ा सा गुणवत्ता के ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत बढ़िया लग रहा आपके साथ बात करके सोनी जी, और मुझे लग रहा है कि आपके माध्यम से हमारे सभी दर्शक बंधुओं को मैं एकदम परफेक्ट चीज जो मैं दिल से कनेक्ट करके बताना चाहता हूं वो बताने का आज मौका मिल पा रहा है। आपको ये बताऊं कि जैसा मैंने पहले उद्बोधन में कहा कि मनुष्य जो भी भोजन लेता है उसका 95% न्यूट्रिशन जमीन से आता है। कितनी बार ऐसा होगा कि अगर हमारी जमीन बीमार है, हमने वहां नरिशमेंट नहीं दिया, न्यूट्रिशन नहीं दिया, पौधों में न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो हम कितनी बार कैल्शियम की गोली, मैग्नीशियम की गोली, बोरान और जिंक की गोली खा के अपना काम चलाएंगे? संभव नहीं है, संभव नहीं है। सिंथेटिक के साथ जाकर के जीवन को खतरे में डालेंगे। इसलिए जरूरत यह है कि अगर हम अपने जमीन का पूरा पोषण और पौधे का जो पोषण का पूरा, हमने बताया कि कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज अगर एडॉप्ट हम अपने किसानों को करवाते हैं, वो पूरा पौधा कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज अपने अनाज में, दानों में लेकर के आता है। और इसके लिए एक और नया वैज्ञानिक पद्धति काफी दिनों से चल रहा है जिसको हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। ऐसी सी चीजें बायोफोर्टिफिकेशन में है सर कि गेहूं के में बाली पे गेहूं के दाने में जिंक का परसेंटेज बढ़ा देना। अच्छा। उसके लिए जरूरत होती है कि शुरू से हम उसके बीज लेवल पर जाकर के काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वहां इन्वॉल्व होती है, और उसके माध्यम से देखते हैं कि बायोफोर्टिफाइड सीड्स, बायोफोर्टिफाइड ग्रेन्स जो आते हैं उनकी वैल्यू अलग होती है। और डॉक्टर त्रिपाठी साहब, आपने जिस भावना से आपने दर्शकों को अपनी बातें बताई है, जाहिर सी बात है कि दर्शकों को भी वो बातें पसंद आ रही होगी, और हमारे ज़्यादातर किसान भाई आपकी बात से पूरी तरह सहमत होंगे, और वो कोशिश करेंगे कि आज जो धरती की सेहत बिगड़ रही है उसको सुधारने में वो अपना योगदान ज़रूर दें। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपने मौका दिया, और मैं दूरदर्शन कृषि दर्शन प्रोग्राम का इतना आभारी हूँ, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी आवाज़, अपनी बात, अपनी भावनाएं आप सभी लाखों करोड़ों किसान भाइयों तक पहुंचा पा रहा हूं। मेरा वापस करबद्ध आग्रह है आप सभी को यही है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, और बिल्कुल चिंता नहीं करने की जरूरत है। कृषि देश की रीढ़ व्यवस्था है। कृषि देश की आर्थिक व्यवस्था में जीडीपी कंट्रीब्यूशन एक सिग्निफिकेंट तरीके से करता है। भारत का किसान समृद्धशाली किसान होगा। भारत का किसान एक ऐसा होगा जिसको धरती पुत्र कह के लोग नमन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, सादर नमस्कार।
तो किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। हमारे साथ में थे डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी। उनसे हम बातचीत कर रहे थे मिट्टी की सेहत एवं मानव स्वास्थ्य के संबंध में। किसान भाइयों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय भी हम तक पहुंचा सकते हैं। और चूँकि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे विदा लें इससे पहले आप जो है देखते रहें खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख समाचार। एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, पूर्व एवं वर्तमान छात्रों का मिलन समारोह, डाक विभाग और कृषि विभाग के मध्य MOU, मधुमक्खी पालन ने घोली सफलता की मिठास। अब समाचार विस्तार से। जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इन्वेस्ट इंडिया व NIFTEM कुंडली द्वारा किया गया। यह एक दिवसीय कार्यशाला मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए भागीदारी विषय पर आधारित था, जिसका एकमात्र उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुनहरे भविष्य और इस क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों की संभावनाओं को उजागर करना था। मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रहलाद सिंह पटेल शामिल हुए। कृषि महाविद्यालय इंदौर में गत दिनों मध्य प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के पूर्व एवं वर्तमान छात्रों का मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पुराने विद्यार्थी आए और अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा की। सभी भूतपूर्व छात्रों को एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। उल्लेखनीय है कि 4 साल बाद हुए इस मिलन समारोह को लेकर पूर्व छात्रों में बहुत उत्साह था। इसलिए तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई स्थानों से पुराने विद्यार्थी यहां आए, जिनका ढोल नगाड़ों से एक बारात की तरह जुलूस निकालकर स्वागत किया गया। सभी पुराने छात्र खूब गले मिले। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि भारतीय डाक विभाग और कृषि विभाग के मध्य हुआ MOU सुशासन की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे पौध संरक्षण औषधियों के नमूनों की जांच भारतीय डाक विभाग द्वारा आधुनिक व फेसलेस तकनीक से कराई जाएगी। कृषि मंत्री श्री पटेल की उपस्थिति में MOU पर संचालक कृषि श्रीमती प्रीति मैथिली नायक और डाक विभाग के सहायक निदेशक श्री मनोज शुक्ला ने हस्ताक्षर किए। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि डाक विभाग से किए गए MOU से किसानों को दुकानदारों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा। आधुनिक फेसलेस तकनीक का उपयोग कर कृषि रसायनों और पौध संरक्षण औषधियों के नमूने एकत्रित किए जाकर पोस्ट ऑफिस द्वारा QR कोड प्रणाली का उपयोग कर प्रयोगशालाओं को भेजा जाएगा। इससे यह पता लगाया जाना संभव नहीं होगा कि किस दुकान का सैंपल किस लैब में जांच के लिए भेजा गया है। मधुमक्खी हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है। फूलों के परागण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव ने दुनिया में जिस मीठे पदार्थ का सबसे पहले स्वाद लिया, वह मधुमक्खियों द्वारा स्वाद शहद की है। स्वास्थ्य वर्धक पदार्थों तथा दवाओं के रूप में शहद की अत्यधिक मांग ने इसके व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा दिया है। रीवा जिले के सिरमौर तहसील के ग्राम पिपरी निवासी अरुण प्रसाद द्विवेदी ने मधुमक्खी पालन का व्यवसाय अपनाकर अपना जीवन बदल डाला है। अरुण स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेकर सफलतापूर्वक मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उन्होंने विंध्या बी केयर हनी उद्योग के नाम से अपना उद्यम स्थापित किया है। इसके माध्यम से अच्छी गुणवत्ता की शहद का लगातार उत्पादन हो रहा है। कभी नौकरी के लिए दर दर भटकने वाले अरुण स्वरोजगार अपनाकर न केवल आत्मनिर्भर हुए हैं, बल्कि कई अन्य लोगों को रोजगार का अवसर दे रहे हैं। उनकी वार्षिक आमदनी लगभग 10 लाख रुपए की है। मधुमक्खी पालन ने अरुण के जीवन में सफलता की मिठास घोल दी है। अरुण ने कृषि विज्ञान केंद्र तथा उद्यानिकी विभाग से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन शुरू किया। अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शहद के प्रसंस्करण की इकाई की स्थापना की,
इसके लिए उद्यानिकी विभाग एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना से उन्हें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना से सहायता मिली। धन्यवाद। आज के समाचारों में इतना ही। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं आज्ञा। नमस्कार। और किसान भाइयों, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण भी आप देख सकते हैं रात्रि 11 बजे और अगले दिन सुबह 7:30 बजे। अब हमें दें आज्ञा। नमस्कार।